सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आपके अपने चैनल विधि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भूगोल के ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो किसी न किसी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, तो आप उनको देखना और अच्छे से फिर उनका रिवीजन करना। भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है? ऑप्शन है 75.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, या 90.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, या 0 डिग्री रेखांश पे। तो देखिए, रेखा दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अक्षांश रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर काटती हैं, ये हो गई अक्षांश रेखा। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर काटती हैं वो होती है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, ये बात कर रहा है इस समय देशांतर रेखा के बारे में कि भारत का जो मानक समय है किस देशांतर रेखा पर अपनाया जाता है। तो देखिए, ये हमारा भारत है। जब देशांतर रेखा भारत में प्रवेश करती है तो इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात का गुहार मोती है। गुजरात का गुहार मोती जो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है। इधर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। इसका सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, वो है अरुणाचल प्रदेश में किबुथु जो पड़ता है 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा पर। यह पूछ रहा है भारत का मध्य कौन सा है मानक समय रेखा। तो हम दोनों को जोड़ेंगे, 68 + 97, इनका औसत निकालेंगे, 15, 9, 6, 15, 16, यानी हो गया 82.5 डिग्री। यानी भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अपनाई गई है। 82.5 पड़ता है यहाँ के करीब। 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, मैं उसे भारत का मानक समय रेखा भी कहते हैं। यह इलाहाबाद के पास नैनी की जगह पड़ती है। इलाहाबाद के पास वहाँ पर ही पड़ती है। जब आप नैनी के पास जाओगे तो नैनी पर लिखा हुआ है, आप मुस्कुराइए, आप पूर्वी देशांतर रेखा पर या भारत की मानक समय रेखा पर खड़े हुए हैं। तो जो भारत का मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के पास नैनी नामक जगह से पड़ती है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, फिर इसके बाद जाओगे मध्य प्रदेश, फिर नीचे जाओगे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों में होकर भारत की मानक समय रेखा निकलती है। तो इसका आंसर हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? तो ये एटॉमिक सेंटर की बात हो रही है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ये ट्राम्बे जगह, ट्राम्बे, तो महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक ट्राम्बे की जगह है, ट्राम्बे के पास पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया मुंबई। हम बात करते हैं ये परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। काकरापार कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। काकरापार है गुजरात राज्य में, गुजरात। कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में। नरोरा यूपी में पड़ता है। कैगा कर्नाटक राज्य में। रावत भाटा राजस्थान में। कुडनकुलम ये भी पड़ता है तमिलनाडु में। भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात और तमिलनाडु। अब हम तटरेखाओं के बारे में बात करते हैं। ये हमारा भारत है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 राज्य भारत के तटरेखा से लगे हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा तटरेखा की लंबाई है
वो है गुजरात की राज्य की। सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात राज्य की। सबसे कम किसकी है? वो गोवा राज्य की सबसे कम। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि किस दक्षिण भारत की राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश की सबसे ज़्यादा है दक्षिण भारत में। यदि हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो भारत की तटरेखा से जो 9 राज्य लगे हुए हैं उनकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन हम द्वीपों को भी जोड़ते हैं, जैसे द्वीप इधर पड़ेगा अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप, इन सभी द्वीपों को जोड़ दें तो तट राज्य की लंबाई है 7516 किलोमीटर। यदि ऑप्शन में गुजरात राज्य नहीं दिखाई दे, अंडमान निकोबार आ जाए, तो हमारा आंसर अंडमान निकोबार होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी सबसे ज़्यादा तटरेखा की लंबाई है। ठीक है ना। यदि ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं है, गुजरात है, तो हमारा आंसर गुजरात बिल्कुल ठीक है। हम विश्व में बात करते हैं तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो तटरेखा की लंबाई है वो राज्य है, वो देश है कनाडा। कनाडा की सबसे ज़्यादा तटरेखा की लंबाई है। कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन है चिल्का झील, अष्टमुंडी झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। यानी भारत के पश्चिम तट पर पूछी है तो ये भारत है हमारा। अब थोड़ा झीलों के बारे में बात करते हैं। कौन सी पश्चिम तट पर स्थित है? तो इधर देखिए ऑप्शन में चिल्का झील। चिल्का झील पड़ती है उड़ीसा में, उड़ीसा यहाँ पड़ता है पूर्वी तट पर। अष्टमुंडी झील और वेम्बनाड झील वो केरल राज्य में, तो केरल यहाँ पड़ता है। कोलेरू झील पड़ती है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू। और हमारी पुलिकट झील है, पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती है, जहाँ हमारा सतीश धवन प्रक्षेपास्त्र भी स्थित है। भारत के जितने भी प्रक्षेपास्त्र किए जाते हैं वो पुलिकट झील से किए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया हमारी अष्टमुंडी झील। अष्टमुंडी कहाँ पर है? केरल राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य में राक्साताल, नैनीताल, इधर चले जाएंगे मणिपुर में लोकटक झील, राजस्थान में सांवर झील, डीडवाना झील, लूनकसर झील, उड़ीसा में चिल्का झील। खट्टे फलों के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? यानी खट्टे फल किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन है मरुस्थल, मानसून क्षेत्र, शीतोष्ण घास स्थल या भूमध्य सागरीय क्षेत्र। हम खट्टे फलों की बात करते हैं तो खट्टे फल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन सा होता है? जो भूमध्य सागर के पास का क्षेत्र है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? नींबू, अंजीर, जैतून आदि खट्टे फल पाए जाते हैं। और कौन कौन से पाए जाते हैं? संतरा भी पाया जाता है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पास कौन कौन से देश स्थित हैं वो भी देखिए। वह ग्रीस, माल्टा, साइप्रस, इटली, थोड़ा बहुत फ्रांस भी आता है। ठीक है ना। तो खट्टे फलों के लिए कौन प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। बिल्कुल ठीक आंसर है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, विंध्याचल, अरावली और सह्याद्री। हम बात करते हैं हिमालय। हिमालय पर्वत है, ये नवीन पर्वत है, ये तो आंसर हो ही नहीं, क्योंकि सबसे नवीन पर्वत के बारे में पूछे तो ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की सबसे बहुत ऊंची चोटी वो है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में स्थित है। उसकी जो ऊंचाई है वो 8850 मीटर है। हम करें विंध्याचल पर्वत के बारे में। विंध्याचल जो पर्वत है भारत को दक्षिण भारत से उत्तर भारत को अलग करता है, यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत को अलग करता है। जो भारत के चूना पत्थर और भवन निर्माण की जो सामग्री पाई जाती हैं वो हमारे विंध्याचल पर्वत पर ही पाई जाती हैं। हम करते हैं सह्याद्री पर्वत के बारे में। सह्याद्री का मतलब है हमारा जो पश्चिमी घाट पर्वत है, तो इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की, कितनी है, कौन सी है? वो है अन्नामुंडी। कौन सी? अन्नामुंडी 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वत पर। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है वो है अरावली पर्वत श्रेणी। ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट का मतलब हो गया ये इतना मतलब कट छट गया है कि मतलब बालू, वायु, जल, अपर्दन इसका कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी लास्ट अवस्था में चल रहा है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर।
गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसी अरावली पर्वतमाला के पास एक हिल स्टेशन पड़ता है राजस्थान में, उसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू के पास दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कराया था बिमल शाह ने। बिमल शाह ने। जो अरावली पर्वत है ये 570 किलोमीटर लंबा है, जो गुजरात के पालमपुर से स्टार्ट होता है और दिल्ली के मजनू टीला तक जाता है। जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला पर भी स्थित है। और दूसरी बात, अरावली जो पर्वत है, जो राजस्थान में जो वर्षा होती है वो अरावली पर्वत की कार्य होती है। वैसे राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है, जो हमारे मानसून जाते हैं उनके समानांतर पड़ जाती है, तो इसलिए वर्षा राजस्थान में कम होती है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो है अरावली। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो बांदीपुर है हमारा, वो है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसके अलावा हमें ये देखना है ये किस राज्य में पड़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो पड़ता है असम राज्य में, असम में। काजीरंगा है, वो भी पड़ता है असम राज्य में, जो गैंडे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। रणथंभौर है, वो राजस्थान राज्य में है। गिर है, वो गुजरात राज्य में है। बांधवगढ़ है, वो मध्य प्रदेश राज्य में है। पेरियार है, जो हाथियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, वो केरल राज्य में है। हेमिस है, वो जम्मू कश्मीर में है। और जो साइलेंट वैली है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। तो प्रायद्वीपीय का मतलब क्या हुआ, प्रायद्वीपीय का मतलब हुआ जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है वो प्रायद्वीप हो गया। तो बात करते हैं सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, 2525 मीटर लंबा, 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। तो नर्मदा नदी की बात करते हैं, 1312 किलोमीटर है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है इसे। सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर बना हुआ है। यह अमरकंटक के पास से निकलती है और गुजरात में खंपात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह रिफ्ट घाटियों में बहती है। भारत की 3 नदियां हैं जो रिफ्ट घाटियों में बहती हैं, एक है नर्मदा, दूसरी ताप्ती, तीसरी है दामोदर नदी। तो गोदावरी नदी की बात करते हैं, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी भी है गोदावरी। गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं प्राणहिता, भद्रा, मंजीरा और इंद्रावती। महानदी है, 851 किलोमीटर लंबाई है इसकी, जो अमरकंटक के पास से निकलती है और छत्तीसगढ़ में होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है, कौन सा लंबा बांध है, हीराकुंड। हीराकुंड बांध है वो महानदी उड़ीसा राज्य में इसी नदी पर हुआ है। हम कावेरी नदी की बात करते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा और इसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा और इसे कहते हैं दक्षिण गंगा, या इसे व्रत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। कावेरी नदी है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इसका आंसर हो गया, वो हो गया सही, गोदावरी नदी सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य से, खाद्यान्न से, या तिलहन से, या दुग्ध क्रांति से। मतलब भारत में कृषि से संबंधित बहुत सी क्रांतियाँ आई कि जिससे कृषि का विकास हो सके, जिस क्षेत्र में क्रांति करनी है उस क्षेत्र का विकास हो सके। तो देखिए नीली क्रांति का मतलब है किससे संबंधित है, वो मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का मतलब है मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके अलावा और ऑप्शन देखिए, इनके बारे में बताइए। नीली क्रांति मत्स्य पालन से है, हरित क्रांति हमारे खाद्यान्न से संबंधित है, पीली क्रांति हमारे तिलहन से संबंधित है, किससे, तिलहन। श्वेत क्रांति हमारी दुग्ध से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से संबंधित है, स्वर्णिम क्रांति हमारी शहद और फलों से संबंधित है। सिंह भूमि की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी सिंह भूमि की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कोयला,
लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। तो जो सिंह भूमि की जो खान है वो प्रसिद्ध है लोहे के लिए। कोयला के लिए जो सबसे प्रसिद्ध खान है वो है झरिया की खान। तांबा के लिए जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है भारत में वो है खेतड़ी की खान, जो राजस्थान के झुंझुनू में पाई जाती है। और एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है वो है लोहरदगा की खान। अब आप बताइए भारत में सबसे ज़्यादा चांदी के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है? सबसे लंबी सिंचाई की नहर कौन सी है? ऑप्शन है सरिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर और पूर्वी कोसी नहर। सरिंद नहर है वो पड़ती है पंजाब राज्य में। यमुना नहर पड़ती है हरियाणा और यूपी में। और पूर्वी कोसी नहर है वो बिहार में। तो बात की जो सबसे लंबी नहर सिंचाई की है वो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरकी बैराज नाम के स्थान एक वहाँ से निकाली गई है, जहाँ पर सतलज और ब्यास के पानी को रोका गया है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी स्थापना 1958 में इसका उद्घाटन हुआ और इस समय इसकी लंबाई है वो है 837 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर वो है ठीक है, वो है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। विद्युत परियोजनाएं इधर राज्य हैं, इनका सही मिलान करना है कि तलचर कहाँ पाया जाता है, कावास कहाँ पर है, ओबरा किससे संबंधित है और रामागुड़म किससे संबंधित है। तो देखिए तलचर उड़ीसा में पाया जाता है। ये ताप विद्युत परियोजना है भारत का है। जो कोयला पाया जाता है उड़ीसा राज्य में वो तलचर की खानों से निकाला जाता है। कावास ताप विद्युत परियोजनाएं वो है गुजरात राज्य में। ओबरा और अनपरा वो उत्तर प्रदेश में है और रामागुड़म है वो हमारी तेलंगाना राज्य में। ठीक है ना, बिल्कुल सही मिलान हो गया। बांध है इधर नदी है, तो कौन सा बांध किस नदी से संबंधित है वो आपको बताना है। तो फरक्का बांध किस नदी से संबंधित है? तो फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वो पड़ता है गंगा नदी से संबंधित है। टिहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पे पड़ता है? वो पड़ता है भागीरथी नदी पे। जो थीन बांध है वो किस नदी पे पड़ता है? तो थीन बांध है वो पड़ता है रावी नदी पे। नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी पे पड़ता है। इनका मिलान बिल्कुल सही हो गया। इसके अलावा देखिए हीराकुंड पड़ता है महानदी पर। मैट्टूर पड़ता है कावेरी नदी पर। जो अलमाटी बांध है वो पड़ता है कृष्णा नदी पर। आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, आप बिल्कुल मेरी सीरीज देखते रहिए। कोई भी क्वेश्चन भूगोल का किसी भी सब्जेक्ट का होगा आपको कहीं बाहर नहीं जाएगा। आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, देखते रहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है। डेली पढ़िए लगन से। देख रहा है इधर शहरों के नाम दिए गए हैं, इधर संबंधित चीज़ें दी गई हैं कि कौन सा शहर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है और बनारस किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मुरादाबाद के बारे में बात कर रहे हैं। मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पीतल नगरी उत्तर प्रदेश का जो ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद में स्थित है। गोरखपुर के बारे में बात करते हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। बाबा गोरखनाथ का प्रसिद्ध धाम यहीं पर स्थित है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। मुरादाबाद और बरेली दोनों रामगंगा नदी के किनारे स्थित हैं। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है गोमती नदी के किनारे स्थित है। नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का जो प्रसिद्ध आम है मलियाबाद क्षेत्र, कौन सा? मलियाबाद क्षेत्र, वो भी लखनऊ में पाया जाता है। तो जो लखनऊ है वो चिकन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए। ठीक है ना। अब साड़ियों की बात करते हैं। सिल्क साड़ियाँ, बनारस की सिल्क साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। 12 घाटों की नगरी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है ना। भारत का सबसे पुराना शहर भी है बनारस। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। हम जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है ना। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखिए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का है। 17 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर में।
और सबसे ज़्यादा है वो बिहार का है, 1006 व्यक्ति रह रहे हैं 1 किलोमीटर के अंदर में। देख रहे हो, अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में 70 व्यक्ति रह रहे हैं, वहीं बिहार में 1006 व्यक्ति रह रहे हैं। सॉरी, 1006 नहीं, 1106 व्यक्ति रह रहे हैं। यदि हम ऑप्शन में बिहार नहीं होता, दिल्ली होता, दिल्ली, तो इसका आंसर दिल्ली बिल्कुल सही होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली का है। लेकिन दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है, दिल्ली इस ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया? बिहार बिल्कुल सही हो गया। हम विश्व में बात करते हैं, विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो आप बताओ कमेंट में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस देश का है? तो वो देश है ग्रीनलैंड, उसकी राजधानी है न्यूक। और ग्रीनलैंड पर इस समय आधिपत्य किसका है? आप बिल्कुल कमेंट में बताओगे ग्रीनलैंड पर किस देश का इस समय आधिपत्य है। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो एक देश है मोनाको। मोनाको देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। लाइन किस देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यूएसए और कनाडा, भारत और पाकिस्तान, और भारत और चीन के मध्य स्थित है। तो देखिए रेड क्लिफ रेखा के बारे में, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो सीमा रेखा पाई जाती है वह 38 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है ना। यूएसए और कनाडा के मध्य है वह 49 डिग्री समानांतर रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य है जो सीमा रेखा है वह रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ। जो हमारा आंसर पूछा है वो हो गया रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और चीन की जो मध्य है वो है मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा। अब मैं आपका आंसर कमेंट में बताना, भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? बिल्कुल आंसर कमेंट में बताना, देखते हैं कौन सा विद्यार्थी बिल्कुल सही से बताता है। दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? बुमडीला, यांगयाफ, दिफू, ये सभी दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन से? दोबारा से देखिए, बुमडीला, यांगयाफ और दिफू दर्रा। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला, जेलेपला। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल, जोजिला, खारदुला, बनिहाल और कराकोरम। ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा पर स्थित हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? माना, नीति, लिपुलेख, ये सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। आप कमेंट बताना कि पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? पालघाट दर्रा। इधर दिए हैं जनजाति, इधर राज्य। कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? जैसे भूटिया जनजाति किस राज्य से है, सेंटिनल किससे है, टोंडा किससे है और ब्रौर किससे है। तो देखिए भूटिया जनजाति है वो पाई जाती है हमारे सिक्किम राज्य में। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। सेंटिनल, अंडमानी, ये सभी पाई जाती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। टोडा जनजाति है जो हमारी नीलगिरी पर्वतमाला पर पाई जाती है, जो कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु। जाती है जादू टोना में बहुत विश्वास करती है। बिरहोर जनजाति है वो झारखंड राज्य में पाई जाती है। भारत की जो है जो 8.6% जनसंख्या है वो एसटी जनसंख्या है, यानी अनुसूचित जनजाति की संख्या है वो है 8.6%। सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। भारत में पंजाब राज्य में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। आप एक प्रश्न बताइए, कमेंट में उसका आंसर बताना है। कौन सी जो जनजाति है दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? यानी कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? इसका आंसर कमेंट में बताना है, देखते हैं कौन बताता है। ये इधर राज्य हैं। कौन सी घाटी किस राज्य से संबंधित है? जैसे मरका घाटी किस राज्य से है, जुकू घाटी किस राज्य से है, सांगला घाटी किस राज्य में है और युतांग घाटी किस राज्य में। तो हम घाटियों के बारे में बात करते हैं। तो घाटी क्या है? या तो दो पर्वत क्षेत्र हैं, दो पर्वत हैं, उनके बीच में एक सपाट जगह है जो कृषि के लिए या घास के लिए जैसे पैदा की जाती है वो घाटी कहलाती है। या फिर कोई पर्वत है उसकी तलहटी के नीचे बहुत ही सपाट जगह है जो कृषि कार्य के लिए की जाती है वो घाटी कहलाती है। तो हमारी जो मरका घाटी है वो है जम्मू कश्मीर राज्य में। मरका कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में। जुकू घाटी है वो हमारी हिमाचल प्रदेश में। सॉरी, जुकू घाटी है वो नागालैंड में।
जुगु घाटी कहाँ है? नागालैंड में। सांगला घाटी है वो पाई जाती है हमारी हिमाचल प्रदेश में। यूथंग घाटी है वो पाई जाती है हमारे सिक्किम राज्य में। आप कमेंट में आंसर बताना कि फूलों की घाटी किस राज्य में पाई जाती है। राज्य हैं इधर संबंधित चीज़ें कि कॉफी, जैसे कॉफी किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जूट कहाँ पाया जाता है, गन्ना किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और कपास का किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। देखिए कॉफ़ी के बारे में, कॉफ़ी है विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पाई जाती है ब्राज़ील देश में पाई जाती है। ब्राज़ील राज्य में उसका उत्पादन होता है। ब्राज़ील में एक पत्तन है सेंटोस, वहाँ से कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है, इसलिए उसे सेंटोस को कॉफ़ी पत्तन भी कहते हैं। ठीक है। कॉफ़ी भारत में सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ी पर लाई गई थी। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है उस पर सबसे पहले कॉफ़ी का पेड़ दिखाई दिया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो अरेबिका और रोबस्टा नाम की दो किस्में, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उन्हीं की पाई जाती है। कॉफ़ी का भारत में 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। ब्राज़ील का वहीं पहला स्थान है, कॉफ़ी का वहीं 7वां स्थान है। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा हमारे कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। अब हम जूट के बारे में बात करते हैं। जूट है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसका उत्पादन होता है वो है बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। भारत में सबसे ज़्यादा जूट है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जूट है नदियों के किनारे हैं वहाँ पाया जाता है। गन्ना है विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना है वो ब्राज़ील देश में होता है। ब्राज़ील भारत का गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो भारत में गन्ना कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? वो होता है यूपी में। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मीठा गन्ना भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। अब हम कपास के बारे में बात करते हैं। कपास भारत के गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कपास है जैसे काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी प्रश्न कहीं से बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको ऐसे प्रश्न लाता रहूँगा। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भेजना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।